हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज में। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले सेशन में ह्यूम को ख़त्म करवाया था। उम्मीद करूँगा वो सेशन आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो इस चैनल में जाकर देख लो। तो गाइस, आज हम लोग इस सेशन में ख़त्म करवाऊँगा कांट को। तो इमानुएल कांट से 2 यूनिट को ख़त्म करवाऊँगा। एक है यूनिट 2 का जो वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट है, और जो वेस्टर्न एथिक्स का जो पार्ट है कांट का, उसको भी ख़त्म करवाऊँगा। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2021 से। What is the main plank of Kant's criticism of ontological argument for existence of God? तो ईश्वर के अस्तित्व की प्रत्यय सत्ता युक्ति की कांट की आलोचना का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन ए, एथिस्ट चैलेंजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस इज नॉट परफेक्शन। ऑप्शन सी, एग्जिस्टेंस इज परफेक्शन। या फिर ऑप्शन डी, गॉड रिसाइड्स एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन। तो फ्रेंड्स, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट को कौन दार्शनिक ने दिया था? एंसेल्म और डेकार्ट्स ने दिया था, राइट। और उसको क्रिटिसाइज किया था कांट ने, राइट। तो जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट का मेन आर्गूमेंट था वो क्या था कि अस्तित्व ये पूर्णता है, मीन्स एग्जिस्टेंस इज परफेक्शन, राइट। और कांट ने क्रिटिसाइज किया था इसी को कि एग्जिस्टेंस इज नॉट परफेक्शन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। कांट ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अपने नैतिक अनुभवों को देखते हैं और नैतिक प्रमाण के साथ शुरू करते हैं कि ये व्यवहारिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व की मांग करता है और अनुभवजन्य चीज़ों का अस्तित्व है जो भौतिक रूप से एक आध्यात्मिक प्रमाण है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी आर इंट्यूशनल एंड द अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्चुअल टू हुम दिस इज एक्सेप्टेबल। तो संवेदन शक्ति के रूप अंतःप्रांपिक और बोध अवधारणात्मक होते हैं, ये किसे मान्य है? तो ऑप्शन ए, हेगल। या फिर ऑप्शन बी, ह्यूम। या फिर ऑप्शन सी, कांट। या फिर ऑप्शन डी, लॉक। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, कांट। अब ह्यूम ने क्या कहा था कि संवेदन या विज्ञान के अतिरिक्त हमें किसी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ओके, अब हेगल ने क्या कहा था कि इंद्रिय संवेदन, भावना, इच्छा, संकल्प आदि सब विज्ञान के विविध रूप है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है कि लॉक ने क्या कहा था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सिंथेटिक यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन। तो अहंग प्रत्यय की संश्लेषी एकता के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए, डेविड ह्यूम। ऑप्शन बी, हेगल। ऑप्शन सी, कांट। या फिर ऑप्शन डी, लॉक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, कांट। और ह्यूम ने किसको एडवोकेट किया था कि विज्ञानों में सादृश्य, कालगत तथा कार्यकारण संबंधों का खंडन किया था ह्यूम ने। और निरपेक्ष विज्ञानवाद ये हेगल ने एडवोकेट किया था, राइट। और अनुभववाद ये लॉक का है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू कांट। तो निम्नलिखित में से कांट को क्या स्वीकार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, नॉलेज अराइजेज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसेशन। ऑप्शन बी, नॉलेज बिगिन्स विथ सेंसेशन। ऑप्शन सी, नॉलेज इज लिमिटेड टू द रियल्म ऑफ सेंसेशन, फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन एंड कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। या फिर ऑप्शन डी, थिंग इन इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ सेंसेशन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नॉलेज अराइजेज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसेशन। तो ये कांट के अनुसार एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है? कांट ने कहा है कि अनुभववाद के बिना सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। ये सत्य है कि हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय हमारी संवेदना का विज्ञान ही है। कांट के अनुसार हमारा ज्ञान इंद्रिय अनुभव से प्रारंभ होता है किंतु उत्पत्ति अनुभव से नहीं होता है। ये विश्लेषक के आधार पर कांट को स्वीकार्य है। देखो, बी मीन्स नॉलेज बिगिन्स विथ सेंसेशन,
इसका अर्थ है कि ज्ञान की शुरुआत अनुभूति से होता है। ऑप्शन सी, नॉलेज इज लिमिटेड टू द रियल्म ऑफ सेंसेशन, फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन एंड कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मीन्स ज्ञान अनुभूति क्षेत्र, प्रत्यक्षीकरण के रूप और बोध की श्रेणियों से सीमित होता है। और ऑप्शन डी, थिंग इन इटसेल्फ इज़ द कॉज ऑफ सेंसेशन। मीन्स वस्तु स्वयं अनुभूतियों का कारण होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट कांट को एक्सेप्टेबल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कांट्स पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कांट के नैतिकता का अभ्युपगम है। तो ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ विल, ऑप्शन बी, इमोरालिटी ऑफ द सोल, या फिर ऑप्शन सी, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या फिर ऑप्शन डी, किंगडम ऑफ एंड्स। तो फ्रेंड्स, कांट्स का जो पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी है वो कौन सा नहीं है कि किंगडम ऑफ एंड्स। तो डी को एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा कि फ्रीडम ऑफ द विल, इमोरालिटी ऑफ द सोल और द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब कांट आपने इन पूर्णता मानों को आस्था पर आधारित मानता है, ये तर्क बुद्धि का विषय नहीं है। कांट ने इन तीनों मान्यताओं को नैतिकता के लिए अनिवार्य माना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैच द लिस्ट पूछा है ये कांट्स का फिलोसॉफिकल पोजीशन पर। तो लिस्ट 1 में है कांट्स का एथिक्स, कांट का मेटाफिजिक्स, कांट का एपिस्टेमोलॉजी और कांट्स का ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। ओके, और लिस्ट 2 में उनका ही दिया है, तो मैच करना होगा। तो देखो, जो कांट का एथिक्स है वो देखो, नॉट मैक्सिमम हैप्पीनेस बट अबाउट वर्दी ऑफ हैप्पीनेस। तो ए को 3 से मैच कर दो। तो देखो, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, बी को 4 से, मीन्स कांट्स मेटाफिजिक्स, ये रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन ह्यूमन माइंड, राइट। तो बी 4 से मैच हो जाएगा। आप देखो, कांट एपिस्टेमोलॉजी, ये तो सेंसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, राइट। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था। आप देखो, कांट्स ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक, ये तो एक ही है कि रैशनल जस्टिफिकेशन टू अफर्म गॉड, सोल एंड मोरालिटी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कांट्स मोरल थ्योरी। तो कांट के नैतिक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन 1, मोरल लॉज मस्ट बी यूनिवर्सलाइजेबल, क्या ये फॉल्स है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। आप देखो, ऑप्शन 2, ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली ए मीन्स ऑफ मोरल एक्शन, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये मुझे नहीं पता है, हम बाकी 2 ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखो, सेंस ऑफ ड्यूटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मोरालिटी ऑफ एक्शन, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो, ऑप्शन 4, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आर इररिलेवेंट फॉर मोरालिटी, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो दिस शुड बी योर अप्रोच। तो इसी अप्रोच के ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय कोपरनिकन रिवोल्यूशन कांट मीन्स। तो कोपरनिकन क्रांति से कांट का अर्थ है ऑप्शन ए, नो ऑब्जेक्ट कैन एवर बी टॉट ऑफ विदाउट द हेल्प ऑफ कैटेगरीज। ऑप्शन बी, नो मीनिंग कैन बी असाइंड आउटसाइड द डोमेन ऑफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी, नो रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। या फिर ऑप्शन डी, थिंग्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू द माइंड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, नो ऑब्जेक्ट कैन एवर बी टॉट ऑफ विदाउट द हेल्प ऑफ कैटेगरीज। अब कोपरनिकन रिवोल्यूशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर, व्हेयर डज कोपरनिकस प्लेस अस इन द फिजिकल यूनिवर्स, कि निकोलस कोपरनिकस टर्न्ड एस्ट्रोनॉमी इनसाइड आउट बाय हाइपोथेसाइजिंग दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, राइट। और व्हेयर डज कांट प्लेस अस इन द मोरल यूनिवर्स, कि कांट टर्न्ड एपिस्टेमोलॉजी इनसाइड आउट बाय थियोराइजिंग दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी डिपेंड्स ऑन द माइंड। और देखो, सिमिलरली मोरालिटी डिपेंड्स प्योरली ऑन रैशनल कंसिडरेशंस और द इंडिविजुअल मोरल एजेंट इज एट द सेंटर ऑफ देयर ओन मोरल यूनिवर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन कांट्स फिलोसॉफी स्पेस एंड टाइम आर। तो कांट के दर्शन में स्थान और समय है ऑप्शन ए,
जजमेंट्स, ऑप्शन बी कैटेगरीज, ऑप्शन सी फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन, या फिर ऑप्शन डी ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, कांट का जो फिलोसफी में स्थान और समय है वो जजमेंट्स ये तो नहीं हो सकता, और कैटेगरीज भी नहीं है, और ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, राइट। तो देखो ऑप्शन सी फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन, ये इंट्यूशन का ही फॉर्म है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांट मेंटेन्स दैट कंडीशंस ऑफ जेन्युइन नॉलेज कंसिस्ट ऑफ। तो कांट का कहना है कि वास्तविक ज्ञान की शर्तों में निम्न में शामिल है। तो ऑप्शन ए एनालिटिक जजमेंट्स ओनली, ऑप्शन बी सिंथेटिक जजमेंट्स ओनली, या फिर ऑप्शन सी सिंथेटिक आ प्रायोरी जजमेंट्स, या फिर ऑप्शन डी सिंथेटिक आ पोस्टेरियर जजमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सिंथेटिक आ प्रायोरी जजमेंट्स। तो जेन्युइन नॉलेज का जो कंडीशन है वो है सिंथेटिक आ प्रायोरी नॉलेज। अब सिंथेटिक आ प्रायोरी नॉलेज क्या है कि सिंथेटिक आ प्रायोरी जजमेंट आर जजमेंट दैट आर नो थ्रू प्योर रीजन एलोन, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दे आर एम्प्लिएटिव टू नॉलेज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉलेज बिगिन्स विद द सेंसेस, proceeds to the understanding and of ends in reason is the thesis of। तो ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है, समझ तक जाता है और कारण में समाप्त होता है। ये किसका थीसिस है? तो ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन डी बार्कले। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए कांट। तो यहाँ पर जो कीवर्ड आप लोगों को याद में रखना है वो है सेंसेस और एंड्स इन रीजन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग कांट हैज़ प्रोपाउंडेड। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, राइट, ये कैटेगरीज होगा, तो इसको टिक कर लो। हाउ मेनी कैटेगरीज कांट हैज़ प्रोपाउंडेड। तो कांट ने कितनी कैटेगरीज को प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, या फिर ऑप्शन सी 12, या फिर ऑप्शन डी 13। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 12। अब 12 कैटेगरीज कौन कौन सा है देखो यहाँ पर। तो 4 मेन कैटेगरीज है, वो है क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मोडालिटी, राइट। और क्वांटिटी के अंदर आते हैं 3 टाइप्स, यूनिटी, प्लुरलिटी और टोटलिटी। क्वालिटी के अंदर आते हैं रियलिटी, नेगेशन और लिमिटेशन। और रिलेशन के अंदर आते हैं इनहेरेंस, कॉजालिटी और कोरिलेशन। और मोडालिटी के अंदर आते हैं पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और कॉन्टिंजेंसी। अब यहाँ पर जो 1A, 1B, 1C, 1D ये मार्क किया हुआ है, तो 1 का अर्थ है कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन, राइट, और 2 का अर्थ है ऑब्जर्वेबल डायमेंशन, और 3 का अर्थ है इंट्यूटिव डायमेंशन। तो ये सारी कैटेगरीज अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The view that the law is made for the sake of man and not for the sake of the law represents the criticism of which of the following thinkers। तो ये विचार कि कानून मनुष्यों के लिए बना है ना कि कानून के लिए, निम्नलिखित में से किस विचारक की आलोचना की प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए मूर, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी हेगेल, या फिर ऑप्शन डी स्पेंसर। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी कांट। तो आप लोग इससे याद रख सकते हो कि कांट ने कहा था ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, राइट। तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि द लॉ इज़ मेड फॉर द सेक ऑफ मैन, नॉट फॉर द सेक ऑफ द लॉ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा है। तो असर्शन में पूछा है कि रीजन मस्ट बी टेकन एज मोरल स्टैंडर्ड। इसका अर्थ है कि कारण को नैतिक मानक के रूप में लिया जाना चाहिए। क्या ये असर्शन सही है? ये तो बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या है कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी टेकन एज मोरल स्टैंडर्ड, कि सुखी को नैतिक मानक के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये भी सही है। क्या इसके साथ कोई रिलेशन है? नहीं, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। देखो, रीजन मस्ट बी टेकन एज मोरल स्टैंडर्ड बिकॉज हैप्पीनेस कैन नॉट बी टेकन एज मोरल स्टैंडर्ड, ये तो नहीं बन रहा है, राइट। ये दोनों अपने अपनी जगह पर सही है। तो
ऑप्शन 2 बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which is the moral principle regarding freedom according to Kant? तो कांट के अनुसार स्वतंत्रता के संबंध में नैतिक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए ऑट इम्प्लाइज कैन, ऑप्शन बी कैन इम्प्लाइज ऑट, या फिर ऑप्शन सी ऑट इम्प्लाइज राइट, या फिर कैन इम्प्लाइज राइट. तो फ्रेंड्स, कांट के अनुसार जो मोरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग फ्रीडम है वो है ऑट इम्प्लाइज कैन. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. अब इसको एज इट इज़ याद रखो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Who among the following distinguishes between categorical imperative and hypothetical imperative? तो निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट अनिवार्यता और काल्पनिक अनिवार्यता के बीच अंतर करता है? तो ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी शार्ले, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रॉसन. तो फ्रेंड्स, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव ये दोनों तो कांट का फिलोसफी का मेन कीवर्ड है, राइट. तो और इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया था कांट ने ही. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु सेड दैट कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी एंड परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड? तो इंद्रिय संवेदनाओं के बिना बुद्धि विकल्प पंगु है और बुद्धि विकल्पों के बिना इंद्रिय संवेदन अंध है. तो ये किसका कथन है? तो ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी बार्कले, या फिर ऑप्शन डी स्पिनोजा. तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा. और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कांट. तो हम लोगों ने आज बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों को बताया, तो बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन को अपने स्टैटिक नोट्स पर लिख लो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली थिंग दैट कैन कंसिडर्ड टू बी गुड अकॉर्डिंग टू कांट. तो एकमात्र वस्तु चीज़ें कांट के अनुसार शुभ समझा जा सकता है और वो है ऑप्शन ए कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ऑप्शन बी मोरल लॉ, ऑप्शन सी गुड विल, या फिर ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गुड विल. और गुड विल क्या है कि गुड विल इज ए विल हुज डिसीजंस आर होली डिटरमाइंड बाय मोरल डिमांड्स. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो कांट सेज दैट विल ओरिजिनेट्स इन. तो कांट का कहना है कि इच्छा की उत्पत्ति होती है ऑप्शन ए इमोशन, ऑप्शन बी नोइंग, ऑप्शन सी रीजन, या फिर ऑप्शन डी एक्सपीरियंस. तो फ्रेंड्स, हमारे जो इच्छा है बहुत सारे कहाँ से उत्पत्ति होता है? वो तो बुद्धि में उत्पत्ति होता है, राइट. तो रीजन में उत्पत्ति होता है. तो ऑप्शन सी रीजन इज़ द करेक्ट आंसर. तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू कांट डैश द प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ आर. तो कांट के अनुसार किस विश्वास की उचित विषय वस्तु है? तो ऑप्शन ए फिनोमेना, ऑप्शन बी नोमेना, या फिर ऑप्शन सी बोथ फिनोमेना एंड नोमेना, या फिर ऑप्शन डी नेदर फिनोमेना नॉर नोमेना. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नोमेना. नोमेना मीन्स परमार्थ. अब देखो यहाँ पर. तो फ्रेंड्स, नोमेना क्या है कि नोमेना इन द फिलोसफी ऑफ इमानुएल कांट द थिंग इन इटसेल्फ as opposed to what Kant called the phenomena. Phenomena means the thing as it appears to an observer. तो देखो यहाँ पर जो नोमिनल रियल्म है कि एक्सटर्नल रियलिटी मीन्स थिंग्स इन इटसेल्फ, राइट. और जो फेनोमेनल रियल्म है वो क्या है कि द माइंड इम्पोज इट्स कैटेगरीज ऑन द डाटा ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. ओके, तो दैट्स ऑल. उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों. जय हिंद.